नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, क्योंकि जब से सिंधिया बागी होकर भाजपा में शामिल हुए हैं, बीजेपी में अंदर खाने बेचैनी और हलचल किसी से छपी नहीं है। इस दौरान ज्योतिरादित्य 4 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। सोमवार को भी सिंधिया परंपरा के मुताबिक उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल की शाही सवारी में तो शामिल हुए, साथ ही उज्जैन इंदौर में बीजेपी नेताओं के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। लेकिन उनका भाजपा में शामिल होने के बाद अब तक ग्वालियर चंबल ना जाना कांग्रेस को नागवार गुजर रहा है। सिंधिया को उन्होंने जमकर घेरा और आरोप लगाया कि अपने समर्थकों के मंत्री पद बचाने के लिए वो दौड़ धूप में जुटे हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला इंदौर दौरा है, जहां स्वागत के लिए सिंधिया समर्थक ही नहीं, बीजेपी के कई विधायक भी मौजूद रहे। एक दिन के इस दौरे में सिंधिया महाकाल के भादों की सवारी में शामिल तो हुए ही, बीजेपी नेताओं के घर पर जाने में भी उन्होंने परहेज नहीं किया। इंदौर में सिंधिया मंत्री मोहन यादव और पारस जैन के अलावा कई नेताओं से भी मिले। बीजेपी नेताओं से सिंधिया की मुलाकात को कांग्रेस सिंधिया की कमजोरी बता रहे हैं। पार्टी विधायक जीतू पटवारी का कहना है कि अपने मंत्रियों की सीट पक्की करने के लिए सिंधिया बीजेपी नेताओं के दरवाजे पर जा रहे हैं। इंदौर उज्जैन में लोगों के दर दर उनको जाना पड़ रहा है। ये सम्मान की बात थी तो विचार बनता है, प्रश्न उठता है, क्यों दर दर जा रहे हैं? 15% मंत्रिमंडल में जगह संख्या के आधार पर होनी चाहिए। आपने 4 से 5 मंत्री अवैध बना रखे हैं, तो कोर्ट निर्देशित करने वाले हैं कि 5 मंत्री हटाने पड़ेंगे, अवैध बना दिए तो अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट के लिए। तो मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं हटे, मेरे मंत्री नहीं, इसके दर उसके दर उसके दर दर भटक रहे हैं। सम्मान का विषय है। कांग्रेस के आरोपों के आधार पर देखें तो बीजेपी में शामिल होने के बाद सिंधिया 3 बार भोपाल और 1 बार इंदौर पहुंचे, लेकिन अपने गढ़ ग्वालियर नहीं पहुंचे। जाहिर है कई सवाल तो खड़े होते ही हैं। क्या इन मुलाकातों से सिंधिया बीजेपी में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं में बीजेपी को लेकर भरोसा बढ़ाना चाहते हैं? क्या इन दौरों से सिंधिया खुद के लिए बड़ा मैदान तैयार कर रहे हैं? क्या धीरे धीरे सिंधिया शिवराज के विकल्प के तौर पर स्थापित होना चाहते हैं? क्या चुनाव से पहले सिंधिया चुनावी माहौल को अच्छे से भांपना चाहते हैं? वैसे कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के आक्रामक प्रचार से सिंधिया दुखी भी नजर आए। उन्होंने इसे जनता बनाम कांग्रेस की लड़ाई तो बताया ही, अपने बयानों के जरिए ये साबित करने की कोशिश भी की कि वो पूरे मन से बीजेपी में शामिल हुए हैं। कि वर्तमान में कांग्रेस छटपटा रही है जनता की सेवा के लिए नहीं, छटपटा रही है वादों पे खड़े उतरने के लिए नहीं। कांग्रेस छटपटा रही है क्योंकि उनकी कुर्सी चली गई, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जो भी हो। कोई आपत्तिजनक बात किसी के विरुद्ध नहीं की जानी चाहिए, चाहे वो किसी दल में भी हो या जहां भी हो। 27 सीटों के उपचुनाव को लेकर अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से भले ही कोई हलचल नजर न आ रही हो, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए सभी विधानसभा का 1 राउंड पूरा भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करने में जुटी है। भोपाल में नवीन सिंह के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना लॉकडाउन के चलते पथ विक्रेता, छोटे छोटे व्यवसायों का काम उनका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमें हर हाल में उनका काम धंधा चालू करवाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना से शहरी पथ विक्रेताओं और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेताओं के जरिए ग्रामीण पथ विक्रेताओं को काम धंधे के लिए 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण सरकार उपलब्ध करा रही है। शहरी पथ विक्रेता योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में जहां अव्वल है, जहां देश के 47% प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। सीएम शिवराज ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि उनके जिले के पथ विक्रेताओं को ये राशि जल्द से जल्द मिल जाए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी या नगरीय निकाय का अमला स्ट्रीट वेंडर को काम करने में या ठेला लगाने में परेशान ना करे।
रुपया लगा के सामान खरीदते हैं और फिर बेच के उससे ही अपनी आजीविका चलाते हैं, जिंदगी चलाते हैं। मेरे ऐसे भाई बहनों की गाड़ी पटरी से उतर गई आजीविका की, इसलिए हमने बना दी मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर योजना। इसमें भी 10,000 रुपया मिलेगा, जिसकी गारंटी हम लेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के सामने धरना देने की सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि उन्हें जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों को बासमती का जीआई टैग दिलवाने के लिए काफी ज्यादा चिंतित हैं। अगर वो वाकई में किसान हितैषी हैं तो दिल्ली में सभी सांसदों के साथ धरना दें, उनके साथ वो खुद धरने में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया है। सत्ता पक्ष के आरोपों का जवाब और सरकार पर हमला बोलने के लिए बड़े नेताओं को मोर्चा दिया गया है। इसमें पूर्व स्पीकर एनपी प्रजापति, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर गोविंद सिंह, बाला बच्चन, तरुण भनोट, बृजेंद्र सिंह राठौर, कमलेश्वर पटेल शामिल किए गए। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये नेता बारी बारी हर रोज सुबह 10 बजे सरकार के खिलाफ अपनी बात रखेंगे। संवाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से शुरू हो रहा है। आज पहला है। अब रोज 10 बजे कांग्रेस का कोई ना कोई नुमाइंदा आएगा ब्रीफिंग देने के लिए, और मैं मांग कर रहा हूं आज कि जल्द से जल्द सत्र आहूत किया जाए और विधिवत सभी कार्य संपादित किए जाएं, स्पीकर का चुनाव भी करवाया जाए। लेकिन अपने आप में जब वो खुद सवालों में घिर जाते हैं, क्योंकि उनके सारे बड़े नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए नेता हैं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी नहीं है, बड़े नेताओं को विचार किया जा रहा है चुनाव लड़ाने का, और कुल मिला के ये सारे दौड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें बलि का बकरा नहीं बनना है। ऐसे में ये हो सकता है कि प्रेस के सामने बैठने के लिए उपयुक्त हो, लेकिन इनके पास कोई तथ्य नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यों का मुकाबला कर सके। अब बात दतिया की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सराफा कारोबारी को गोली मारकर लूट लिया गया है। सराफा व्यापारी अन्नू सोनी को गोली मारी गई है। कारोबारी को इंदरगढ़ से ग्वालियर रेफर किया गया है। 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो जेवरात से भरा बैग लूटकर फरार हो गए हैं। 93 74 58 55। आपके थैले में कितना? अरुण मिश्रा दतिया से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अरुण, क्या अपडेट मिल रहा है आपको? सर, खबर इंदरगढ़ कस्बे की है। इंदरगढ़ का व्यापारी अपने दुकान से वापस घर जा रहा था। जैसे ही वह घर के सामने पहुंचा, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उस पर गोली मार दी। गोली मारने से व्यापारी घायल हो गया और उसके बैग को छीन करके भाग गए। पुलिस अभी जांच में जुटी है। जी अरुण, इसकी हालत कैसी बताई जा रही है जिससे गोली मारी गई है? फिलहाल में उसकी हालत ठीक है। उसे ग्वालियर में भर्ती कर दिया गया है, जहाँ उसका अस्पताल में इलाज जारी है। अरुण, ये गृह मंत्री का क्षेत्र है, उनका विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृहनगर है। ऐसे में इस तरह की वारदात होती है, वो भी गृह मंत्री के इलाके में। पुलिस की मुस्तैदी क्या कह रही है मां? चूंकि यह इलाका सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। सेवड़ा विधानसभा में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक घनश्याम सिंह जी हैं। गृह जिला जरूर गृह मंत्री जी का है। इस समय जब हमने बात की है वहाँ टीआई से, तो वह कह रहा है कि एकाएक यह घटना हुई है। चलिए, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा। तो कारोबारी को इंदरगढ़ से ग्वालियर रेफर किया गया है। एक अपाची थी, एक नहीं दे पाई हमने। तो करीब 2 साल से धूलकारा भोपाल इंदौर कंट्रोल्ड सिलेक्शन एक्सप्रेसवे अब नए नाम से आएगा धरातल पर। राज्य सरकार इसे भोपाल इंदौर प्रायोरिटी कॉरिडोर के नाम से विकसित करने जा रही है। 5029 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पुराने ही अलाइनमेंट पर बनाने की बात हो रही है। इस पर अंतिम फैसला जल्द ही लिया जाएगा। शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान 2018 की कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिली थी, लेकिन 15 महीने रही कांग्रेस सरकार के समय यह प्रोजेक्ट रुका रहा। अब सरकार बदली है तो प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो रहा है। पुराने 6 लेन प्रोजेक्ट के साथ ही प्रायोरिटी कॉरिडोर को बढ़ाया जा सकता है। ये 146.88 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 119.9 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड रखने की बात है।
मध्य प्रदेश में अब सर्टिफिकेट्स या जरूरी कागजात बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे, क्योंकि 20 अगस्त से पहले शिवराज सरकार शुरुआती फेज में 5000 ग्राम पंचायतों में सेवा केंद्र खोलने जा रही है और इसके बाद प्रदेश की 23,000 पंचायतों में ऐसे केंद्र खोले जाएंगे। ग्रामीणों को अपनी छोटी छोटी और बुनियादी जरूरतें जैसे खसरा नक्शा, बी फॉर्म, आय और जाति प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए तहसील या जिला मुख्यालय जाना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो है ये जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंडिया की जो हम बात करते हैं, डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में मेरा मानना है कि बहुत बड़ा कदम माननीय शिवराज सिंह जी उठा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का सपना था, शिवराज जी अब उस सपने को साकार करने के लिए चुनावी रूप में कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सपना फिर उपचुनावों के बाद आकर कमलनाथ जी ही साकार करेंगे और प्रदेश की पंचायती राज का जो सपना राजीव गांधी जी का था उसको मूल स्वरूप प्रदान करेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट की जो सेवाएं हैं जैसे खसरा है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी सेवाएं ग्राम पंचायत पर गांव के लोगों को गांव में ही मुहैया कराने के उद्देश्य से महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, जो कि एक 22,000 पंचायत से ज़्यादा पंचायतों में ये खोला जाएगा। शुरुआत में 5,000 पंचायतों में ये प्रारंभ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरीदी केंद्रों में गेहूं भीगने के मामले में दायर याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि खरीदी केंद्रों में साजिश के तहत गेहूं भिगाया गया, जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही ये कहा कि अप्रैल, मई और जून माह में प्रदेश के कई जिलों में निसर्ग तूफान के प्रभाव से हुई बारिश में खरीदी केंद्रों पर रखा लाखों क्विंटल अनाज भीग गया था। जो लाखों टन गेहूं बर्बाद हुआ है, विशेष रूप से ग्वालियर चंबल संभाग में भी, इसके संबंध में सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए और ये देखा जाए कि अब वास्तव में इन्होंने क्या किया। हल्के किस्म का गेहूं खरीद के पैसे ज़्यादा दिए हैं। कोर्ट ने इसमें गंभीरता से लेते हुए नोटिस जारी किए सभी रिस्पोंडेंट को और उनसे 2 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। डेयरियों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी दिल्ली के प्रिंसिपल बेंच ने कार्रवाई के निर्देश दिए। एनजीटी ने मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि वो डेयरियों की लगातार मॉनिटरिंग करे और प्रदूषण पाए जाने पर डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ जुर्माना भी वसूले। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बड़े पैमाने पर डेयरियां स्थापित है, जिससे नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह मामला एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया था। भोपाल में 3 लाख से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जिन पर लोगों ने अवैध निर्माण तो कर लिया है, लेकिन अतिरिक्त निर्माण के लिए नगर निगम का टैक्स भुगतान नहीं किया। कंपाउंडिंग के लिए हुए नगर निगम के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल सरकार परमिशन से ज्यादा हिस्से पर हुए अवैध निर्माण को वैध करने के लिए कंपाउंडिंग नियम बदलने जा रही है, जिसके तहत अतिरिक्त 10% निर्माण की बजाय अब 50% तक के अतिरिक्त निर्माण को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है। यह आदेश लागू होने से पहले भोपाल नगर निगम ने शहर के प्रॉपर्टी की जांच कराई तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई और सर्वे में खुलासा हुआ कि सबसे ज्यादा अतिरिक्त निर्माण रहवासी इलाकों में हुआ है, जहां लोगों ने परमिशन से दोगुना तक निर्माण कर रखा है। कमर्शियल प्रॉपर्टी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी लोगों ने अतिरिक्त निर्माण कर लिया। सर्वे के बाद जिन प्रॉपर्टी में सिर्फ 10% अतिरिक्त निर्माण हुआ है, उन पर नगर निगम कंपाउंडिंग के नियम लागू करने जा रहा है। इस वर्ष तो हमारे कोविड के दृष्टिकोण से हमारे लास्ट ईयर जो रेट थे वही रेट इस साल भी रखा गया है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अब हमारी फोकस ये है कि मतलब जो जहां पर पेंडिंग है उसको वसूल करने के बारे में ही फोकस है। हटा के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में सिगोन गांव में आज जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बटियागढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग गाली गलौज के साथ लाठी डंडों का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से करीब 26 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जमीनी विवाद था जो हमने खरीदी है उसको वो सीधा हड़पना चाहते थे। हम लोगों ने मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, लगानी जगह है। हमारे ऊपर हमला पूरे परिवार ने किया। हमने पकड़ना, तलवार, कुल्हाड़ी, लाठी, पत्थर सभी चलाए हम लोगों।
ग्वालियर की एक युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। युवती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो युवती ने जम्मू कश्मीर के सोरन कोट से वायरल किया है। युवती ग्वालियर जाने के लिए पुलिस और लोगों से मदद मांग रही है। वीडियो में युवती अपने जिस्म पर चोटों के निशान दिखाते हुए बता रही है कि वो ग्वालियर की रहने वाली है। जयपुर इवेंट का काम करने आई थी, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई जिसने अपनी पहचान और मजहब छुपाकर उसे प्यार के जाल में फंसाया। युवक उसे अपने गांव ले गया, जहां पहुंचने के बाद पता चला कि उसका नाम शौकत अली खान है। युवती का आरोप है कि शौकत और उसके परिवार वालों ने उसका धर्म परिवर्तन करवाया। शादी के बाद शौकत अली और उसके परिवार वाले मारपीट कर रहे हैं। वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि युवती पहले ही जम्मू कश्मीर में मामला दर्ज करा चुकी है। फिलहाल पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश में आज 23 कोरोना की पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज लगभग 930 मरीज सामने आए हैं। एमपी में अब तक कुल पॉजिटिव केस 46,385 हैं। वहीं मध्य प्रदेश में अब तक 1,128 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और आज 987 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अब तक मध्य प्रदेश में 35,025 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,232 है। बात इंदौर की करें तो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की चिंता भी बढ़ गई। शहर में रेड कैटेगरी के चारों अस्पतालों में बिस्तरों के साथ ही आईसीयू भी फुल है, जिसको देखते हुए प्रशासन होम क्वारंटाइन पर ज्यादा जोर दे रहा है। इसके साथ ही शहर में सीरो सर्वे के माध्यम से एंटीबॉडी का पता लगाने का काम किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से कई जगह मरीजों की संख्या में कमी आई है। इधर स्वास्थ्य विभाग मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 28 निजी अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं कराने पर जोर दे रहा है। फिलहाल इंदौर में अब तक 10,049 मरीज मिल चुके हैं। बहुत ज़्यादा कंडीशन हमारे हॉस्पिटल्स के लिए पैनिक सिचुएशन नहीं है, पर स्थिति पे बराबर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन भी उस पर निरंतर अपनी नज़र बनाए रखे हुए है और ज़रूरत पड़ी तो हम नए हॉस्पिटल्स भी और स्टार्ट करवा लेंगे। ऐसा लगता है कि इस 30 से 35% आबादी में वर्तमान में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हो गई है। तो कई मोहल्ले बस्तियां ऐसे हैं जिसको भी देखो तो आप वहाँ पर कोई भी वो नहीं हो रहा है, केसेस नहीं आ रहा है। अभी कितना मेडिकल साइंस में कितना इसको जोड़ा जाए, ये अभी जो जांच हो रही है उसके बाद स्पष्ट होगा। कटनी में कोरोना को मात देकर जब एक परिवार के 8 सदस्य जिला अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो मंजर देखने लायक था। हिंदुजा परिवार को पता चला कि वो अब पूरी तरह से स्वस्थ है तो वार्ड में ही गाना चालू करके जमकर डांस किया गया। डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सभी लोग खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए। ये एक साथ डिस्चार्ज हुए हैं 2 रोज के अंदर और हम लोगों ने प्रयास किया कि उन सबको यहीं पर अपने केंद्र में ही रखें और पूरे परिवार को साथ में रखें, क्योंकि यदि परिवार एक साथ रहता है तो एक साइकोलॉजिकल भी एक दूसरे को देख के जो मनोबल बढ़ता है। कोरोना संकट से बचने के लिए लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश हथकरघा और हस्तशिल्प निगम ने कोरोना से बचाव के लिए प्राचीन पद्धति का उपयोग कर साड़ी तैयार की है। इस इम्यूनिटी बूस्टर साड़ी का नाम आयुर्वेस्त्र रखा गया है। तो इस आयुर्वस्त्र को पहनने से यह दावा किया जा रहा है कि इम्यूनिटी बढ़ती है। ये साड़ी लौंग, इलायची, काले मिर्च, कुछ नेचुरल हर्बल और अन्य मसालों का उपयोग करके तैयार की गई, जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी। ऐसे ही सूट और मास्क भी तैयार किए गए हैं। अभी ये साड़ियाँ इंदौर, भोपाल में मिल रही हैं। साड़ियों की कीमत 2,000 से 6,000 रुपये तक है। कोरोना काल में ये प्रथम बार जो हमारे देश के लोग हैं इनके लिए ह्यूमैनिटी बढ़ाने के लिए साड़ियाँ और सूट्स बनाई हैं।
इसमें साड़ियों में इलायची, लौंग, जायफल, काली मिर्ची, उसी का पेस्ट या उसका अर्क निकालकर इन साड़ियों को ऊपर चढ़वाया गया है। मौजूदा दौर में जहां लोग अपनों का साथ छोड़ देते हैं, वहीं जबलपुर के युवक आशीष दूसरों की जिंदगी को रोशन कर रहे हैं। दरअसल आशीष थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को अपना खून देकर उनकी जिंदगी आबाद कर रहे हैं। ऐसे में जब आशीष का जन्मदिन मनाया गया तो थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों ने आशीष को एक यादगार तोहफा दिया। अस्पताल में ही केक काटकर आशीष का बर्थडे धूमधाम से मनाया गया। अस्पताल में शिशु वार्ड में जन्मदिन मनाने से उत्साहित आशीष ने इसे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा करार दिया। वहीं थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के परिजन युवक को भगवान का रूप बता रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 4 साल से आशीष थैलेसीमिया से पीड़ित बच्ची संगीता समेत कई बच्चों को अपना खून दे रहा है। हमारी बच्ची 4 साल से थैलेसीमिया से पीड़ित है। प्रति माह है ब्लड लगता है उसको, इसलिए भैया ने हमको ब्लड देते हैं हर महीने, इसलिए उनका जन्मदिन मनाते हैं। अपने जब मैं 18 साल का था तब से मैं लगातार ब्लड देते आ रहा हूँ, हर अंतराल में 4 महीने के। फिर आज भी मैं रक्तदान करने आया था अपने जन्मदिन पर आज मुझे इन लोगों को पता चला, विष्णु भैया को, कि मेरा जन्मदिन है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ मेरा जो चिल्ड्रन वार्ड है वहाँ पर मेरा जन्मदिन मनाया। थैलेसीमिया के जो बच्चे रहते हैं, जो पीड़ित बच्चे रहते हैं, उन्हीं को ब्लड देते हैं, जो छोटे रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।